उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर आए लोग। रात 11:32 पर आया भूकंप। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी का नया प्लान, प्रदेश भर में ताबड़तोड़ दौरे करेंगे सीएम। जिला और लोकसभावार योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ी खबर, प्रवर समिति ने सरकारी नौकरी में 10% स्वैच्छिक आरक्षण ड्राफ्ट किया तैयार। आंदोलनकारियों और उनके परिवार को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, हल्की बर्फबारी के साथ शीतलहर बढ़ी। जोशीमठ की ऊंची पहाड़ियां भी हुई बर्फ से शराबोर। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें, वहां राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचवा रहे हैं। आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। आज आपको बता दें कि प्रवर समिति की बैठक में ड्राफ्ट तैयार हुआ। 10% क्षैतिज आरक्षण का ये पूरा मामला है। विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। 2 बार आपको बता दें कि प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ चुका है। आखिरी प्रवर समिति ने निर्णय लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा आंदोलनकारियों के हित में ड्राफ्ट तैयार किया है। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचवा रहे हैं। आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। प्रवर समिति की बैठक में ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। 10% क्षैतिज आरक्षण का ये पूरा मामला विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। 2 बार प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ चुका है। आखिरी प्रवर समिति ने निर्णय लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान भी इसको लेकर सामने आया। मुझे जहां तक जानकारी है कि जो हम लोग सरकार के रूप में विधेयक ला रहे थे, उसमें हमारे तमाम आंदोलनकारी संतुष्ट थे। क्योंकि जब मुझे मिलने आए थे आंदोलनकारी, सबने यही कहा था कि आपको प्रवर समिति की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम संतुष्ट थे। यदि हमने उससे और अच्छा किया है तो उसमें और संतुष्ट होंगे, स्वाभाविक रूप से संतुष्ट होंगे। भाई माना जिस ड्राफ्ट को लेके सरकार पटल पे लाई थी वो उनकी भावना के अनुरूप था, और यदि मैं उसमें कुछ और अच्छा किया है तो स्वाभाविक रूप से वो और संतुष्ट होंगे। तो क्षैतिज आरक्षण से जुड़ा ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण से जुड़ी ये बड़ी खबर, आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। आज प्रवर समिति की बैठक में ड्राफ्ट तैयार किया गया। 10% क्षैतिज आरक्षण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, अब विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। 2 बार प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ा गया है और आखिरी प्रवर समिति ने निर्णय लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान भी इसको लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के हित में ड्राफ्ट तैयार किया गया है। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण से जुड़ी ये खबर है, जहां आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। प्रवर समिति की बैठक में ड्राफ्ट को तैयार किया गया। 10% क्षैतिज आरक्षण का ये पूरा मामला है। विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट भी सौंपा जाएगा। 2 बार प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आखिरी प्रवर समिति ने निर्णय लेकर ड्राफ्ट को तैयार किया है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी अजय टोंडियाल जुड़ चुके हैं। अजय, देखा जाए राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है, जहां क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट अब तैयार किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, प्रवर समिति को पूरा मामला आरक्षण का, राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का, ये 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मामला है, ये पूरा प्रवर समिति को सौंपा था। विधानसभा ने की कार्रवाई में सौंपा गया था। प्रवर समिति का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। पिछली बार
इस बार आखिरी दूसरे कार्यकाल में समिति ने ये ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और प्रेमचंद अग्रवाल जो समिति के अध्यक्ष है उनका कहना है कि इस बार जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, पहला ड्राफ्ट भी आंदोलनकारियों को के हित में था और वो भी राज्य आंदोलनकारियों को पसंद आया था, लेकिन कुछ उसमें और प्रावधान बढ़ाए गए, उसको और लचीला और अच्छे तरीके से तैयार किया गया है और अब ये ड्राफ्ट विधानसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा। उसके बाद अगर ये अगला सत्र में इस ड्राफ्ट को रखा जाएगा और फिर ये आरक्षण का मामला पास हो जाएगा सदन में। बिल्कुल अजय जी, कहा जा सकता है कि आरक्षण को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पहले जब ड्राफ्ट तैयार किया गया था, कार्यकाल जो है बढ़ाया गया था, इस बार किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा आंदोलनकारियों में। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हमारे स्टेट हेड अजय टोंटियाल जी ने विस्तार से जानकारी दी है खबर पर। 36 आरक्षण जो है बढ़ाया गया है राज्य आंदोलनकारियों का। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में भूकंप से धरती डोली है। आपको बता दें कि रात करीब 11:32 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के अलावा दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर अगर देखें तो 5.7 भूकंप की तीव्रता रही है। भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में उत्तराखंड है। तो देखिए, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं उत्तराखंड में। आपको बता दें कि रात करीब 11:32 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के अलावा अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 5.7 तीव्रता नापी गई है भूकंप की। भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड जोन 5 में है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे स्टेट हेड अजय टोंटियाल जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय जी, बताया जा रहा है देर रात तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या कुछ स्थिति देखने को मिली, क्या कुछ जनहानि की भी खबर? देखिए, ऐसी जनहानि की कोई खबर नहीं है और नहीं किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर अभी तक सामने आई है। तो रात को आधी रात में करीब 11:32 ये टाइम है कि जिस समय भूकंप आया और पहाड़ों से लेकर मैदान तक पूरी धरती डोल गई। दिल्ली एनसीआर तक, बिहार तक इसके झटके महसूस किए गए और ये बताया जा रहा है। देखिए, आप चीज ये है कि जोन 5 में उत्तराखंड है, यानी बहुत खतरनाक जोन है जिसमें 5 से ज्यादा की तीव्रता के झटके अगर आते हैं, इतना इससे ज्यादा का रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप आता है तो बहुत बड़ी जान माल की का खतरा रहता है। लेकिन ये अच्छी खबर है कि ऐसी कोई खबर नहीं आई। जी बिल्कुल अजय जी, एक बात अगर देखी जाए, गौर किया जाए इस बात पर, तो भूकंप के झटके जब भी महसूस किए जाते हैं, लगातार देखने में मिलता है कि अगर एक दिन भूकंप के झटके महसूस किए तो लगातार 1-2 दिन वो कुछ वैसे ही तस्वीरें सामने आ सकती है। तीव्रता अगर हम देखें कल की तो 5.7 रही है। इसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही, क्या अलर्ट अब प्रशासन हो चुका है तमाम स्थितियों को देखते हुए? देखिए, यहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ हमेशा ही अलर्ट मोड पर रहते हैं क्योंकि ये आपदा वाला स्टेट है। यहाँ कभी भी इस ढंग की कोई आपदा आ सकती है, भूकंप से कोई बड़ा नुकसान की आशंका पहले ही रहती है, इसलिए सारी फोर्स पहले से तैयार रहती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे झटके अभी इससे कम तीव्रता के झटके कुछ दिन महसूस किए जा सकते हैं। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अजय। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ में हल्की बारिश बर्फबारी के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी धर्मपत्नी रश्मि ठाकरे ने श्री केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। साथ ही भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने भी बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन किए। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सपरिवार केदारनाथ एवं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। इनके अलावा तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड के सदस्य सौरभ बोरा और त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्टी कैलाश खुले ने भी केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के दर्शन किए। इस अवसर पर आपको बता दें कि बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार ने सभी विशिष्ट अतिथि जनों का स्वागत भी किया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बद्रीनाथ धाम में राष्ट्रपति के 8 नवंबर को प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को हेलीपैड से मंदिर परिसर तक सुरक्षा के दृष्टिगत सभी पॉइंट चिन्हित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पंचायत को खाली दीवारों पर रंग रोगन के साथ धाम में विशेष साफ सफाई रखने और आवागमन मार्ग से अनावश्यक सामग्री हटाने को कहा। मंदिर समिति को मंदिर परिसर में दर्शन पूजा एवं गेस्ट हाउस में अल्प विश्राम की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। राजधानी देहरादून में शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। देहरादून डीएम डॉक्टर सोनिका के निर्देश के बाद शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। देहरादून के काबुल हाउस से अवैध कब्जे को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। बता दें कि शत्रु संपत्तियों पर कब्जे को लेकर 44 सालों से जिलाधिकारी के न्यायालय में लंबित मामले में डीएम सोनिका ने पिछले दिनों फैसला सुनाया और अवैध कब्जाधारी को 15 दिन का अल्टीमेट देकर कब्जे को खाली करने के निर्देश दिए। इसके तहत अवैध रूप से काबिज 17 लोगों को 15 दिनों के भीतर कब्जा छोड़ने के निर्देश दिए गए थे। काबुल हाउस पर कब्जाधारी का कहना है कि उन्हें और अधिक समय दिया जाना चाहिए। हम चाहते कि थोड़ा टाइम मिले हमें। 11 दिसंबर की शादी है। कोई बातचीत हो पाई है प्रशासन से? कुछ नहीं हो पाई है बातचीत अभी तो। डीएम से मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात नहीं हो पाई है। छुट्टी पे जा रहे थे मिलने जब गए थे। कितने सालों से रह रहे थे आप यहाँ पे? हमें बहुत टाइम हो गया, 100 साल से भी ज्यादा हो गया हम यहाँ पर रह रहे। पर्दा में हमारे यहीं पे भी थे। परिवारों के विरुद्ध निष्काम संपत्ति का एक वाद संस्थित था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक इनके विरुद्ध आदेश पारित करते हुए इनको उस संपत्ति से बेदखल किया था। उसी क्रम में एक निर्धारित समयावधि का जो नोटिस पीरियड था वो भी हमने इनको सर्व करा दिया था। उनके संज्ञान में भी था कि उसके पश्चात इनको यहाँ से हटना है। कतिपय कारणों से जो भी इनके अपने रहे होंगे इन्होंने उसको खाली नहीं किया, तो निर्धारित समयावधि के बाद हम लोग यहाँ पर नियमानुसार यहाँ पर उसका अनुपालन कर रहे हैं। परिवार 16 लोगों के विरुद्ध यहाँ पर आदेश पारित है, उनके ही संपत्तियों के संबंध में कार्रवाई। उत्तराखंड में वन विभाग खाली पदों को भरने की तैयारी में जुट गया है। इसी के तहत विभाग जल्द एक प्रस्ताव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजेगा। इसके साथ ही हाल ही में आयोग से वन दरोगा के लिए चयनित 292 अभ्यर्थियों को दीपावली से पहले नियुक्ति पत्र देने की भी विभाग तैयारी कर रहा है। मतलब ये 100% हमारी जो है ये तकरीबन ऑलमोस्ट 100% हम लोग जो पद खाली हमारे चल रहे हैं उनको भर देंगे। और इसके बाद अभी हम लोगों ने तय किया है कि 2025 तक जो वैकेंसी होनी है उनका भी अध्याचन हम शीघ्र ही भेज देंगे, ताकि 2-3 साल बाद जब तक चयन आए तब तक जो हमारी वैकेंसीज हो उनको एक बार फिर पूरी। तो देखिए, उत्तराखंड में वन विभाग खाली पदों को भरने की तैयारी में लगातार जुटा हुआ है। इसी के तहत विभाग जल्द एक प्रस्ताव उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग को भेजेगा। इसके साथ ही हाल ही में आयोग से वन दरोगा के लिए चयनित 292 अभ्यर्थियों को दीपावली से पहले नियुक्ति पत्र देने की भी विभाग तैयारी कर रहा है। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, मगर इस राजनीतिक लड़ाई में विपक्ष के नेता सनातन धर्म के विरुद्ध गलत बयानबाजी भी कर रहे हैं। इस कारण संत समाज और सनातन धर्म से जुड़े लोग विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आवाहन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुन गिरी का कहना है कि सनातन धर्म के विरुद्ध गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। सभी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए होगा। भगवान में आस्था विश्वास रखने वालों को वो ऐसा क्षण होगा जो कई जन्मों तक लोग भूल नहीं पाएंगे। वो विरोध अंदर से नहीं करते थे। मैं बहुत ऐसे विरोधी लोगों को जानता हूं जो अंदर से भगवान को चाहते हैं, लेकिन बाहरी जो स्वार्थ उनका छिपा हुआ है वो बड़ा खतरनाक है। तो बाहरी स्वार्थ के लिए विरोध लोग करते थे। ऐसे लोगों को भगवान ने अपने
शरण में बुला लिया है, सद्बुद्धि उनको भी दे दिया कि तुम भी राममय हो जाओ, तुम्हारा इसी में कल्याण है, वरना और कहीं किसी रास्ते में कल्याण। यह जो इंडिया ठगबंधन बना है, यह सनातनियों को मिटाने के लिए, सनातन धर्म को मिटाने के लिए बना हुआ है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण के हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा ये इंडिया गठबंधन से। आदि युगों से सनातन चला आ रहा है, मिटाने वाले मिट गए, गठबंधन मिट जाएगी, लेकिन सनातन रहेगा, क्योंकि साधु संतों का सानिध्य है, परमात्मा की कृपा है। आज तक कोई मिटाने वाला रहा नहीं, वो सब मिट गया। इन सनातन आदि युगों से है और अंत तक। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के सांसद के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल पुरानी समस्याओं के समाधान को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति मिलने से तराई और भावर के क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के लालकुआं पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासियों ने सांसद का आभार व्यक्त करते हुए उनका जोरदार स्वागत भी किया। आज सीधे इसमें टेंडर लगेंगे जो जनवरी या फरवरी तक खुल जाने चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और जो 50 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से मांग चल रही थी, लोगों की मांग थी, वो आज पूरी हुई है। इसमें बिजली बनेगी, इसमें पानी मिलेगा, इसमें सिंचाई का पानी मिलेगा और इसमें बरेली और रामपुर जिले भी इससे लाभान्वित होंगे। हमारा ये क्षेत्र तो होगा ही तराई का और भाबर का, उधम सिंह नगर और नैनीताल का मैदानी क्षेत्र, ये तो होना ही होना है। लेकिन बरेली के गंगेटियन क्षेत्र कहते हैं, वो क्षेत्र भी लाभान्वित। उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं और राज्य में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग की। इसके अलावा प्रदेश में चकबंदी लागू किए जाने का सुझाव भी दिया ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष लाखीराम जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पर्वतीय जिलों में भूमाफिया लगातार जमीनों को खरीद रहे हैं, इससे हमारी संस्कृति और परंपरा खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल पहाड़ों की जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगानी चाहिए ताकि पहाड़ के निवासियों की संस्कृति को बचाया जा सके। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद क्योंकि जो पलायन की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हुई है, गांव के गांव खाली हो गए हैं और लगातार वो प्रक्रिया चल रही है, अभी चल ही रही है। उसको रोकने के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए। अब बाहर के लोगों को आप वहां जो है जमीन दे देंगे, उनको जो है वहां जमीन खरीदने का अवसर दे देंगे, तो क्या होगा फिर यह कि हमारी जो परंपराएं, जो हमारी पहचान है, वो तो हमारी खत्म हो गई ना। जिस पहाड़ से हम पहचाने जाते हैं, वो अगर पहाड़ खत्म हो गए, वहाँ की परंपराएं खत्म हो गई, हमारी जो सांस्कृतिक सौहार्द है, जो सांस्कृतिक वातावरण है, वो अगर समाप्त हो गया, तो फिर यह कि हम लोगों की पहचान जो है, इसको कैसे हम सुरक्षित रखें। फिल्मकार भरत बाला ने उत्तराखंड श्रृंखला की 7 फिल्मों में से पहली फिल्म गंगा डॉटर ऑफ हिमालय का विमोचन देहरादून के दून लाइब्रेरी में किया। यह फिल्म देवयानी सेमवाल और मां गंगा के बीच गहरे संबंधों पर आधारित है। इस फिल्म के माध्यम से देवयानी की यात्रा प्रकृति की सुंदरता, मानव आत्मा की प्रतिरोधक शक्ति और पहाड़ों और नदियों के बीच पवित्र रिश्ते को दर्शाती है। वहीं पर्वतरोही देवयानी सेमवाल ने कहा कि लगातार ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। आपको बता दें कि पर्वतारोही देवयानी अपने दृढ़ संकल्प से माउंट किलिमंजारो के बाद अब माउंट एवरेस्ट सहित 7 शिखरों को फतह करने की ठानी है। हाँ, इसमें है विमेन एम्पावरमेंट। जैसे गंगा जी है, वो भी एक फेमिनिन पावर है, और जैसे मुझे लिया गया, किसी लड़के को नहीं लिया, तो विमेन एम्पावरमेंट भी एक इसमें इसमें हाँ, इसमें है विमेन एम्पावरमेंट। जैसे गंगा जी है, वो भी एक फेमिनिन पावर है, और जैसे मुझे लिया गया, किसी लड़के को नहीं लिया, तो विमेन एम्पावरमेंट भी एक इसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान देने के बाद चर्चा में आए कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष आकिल अहमद ने अपनी पार्टी बना ली है। इतना ही नहीं, उनकी आम इंसान विकास पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी है। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित एक निजी होटल में पार्टी में कई लोग शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए आकिल अहमद ने कांग्रेस और हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अब मुसलमानों और दलितों की उपेक्षा की जा रही है। पार्टी अपने मुस्लिम नेताओं से किनारा कर रही है। साथ ही उन्होंने हरीश रावत पर भी हरिद्वार और देहरादून के मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया। हमने आम इंसान विकास पार्टी का गठन किया, प्रदेश के जनहित के मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं, दबे कुचलों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम विलय करेंगे। हमने तो पार्टी बनाई है अपने
दबे कुचले लोग हैं, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, दबे कुचलों की आवाज़ उठाने के लिए, दलितों की, हमारे मुस्लिम भाइयों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए हमने पार्टी का गठन किया, जो कोई भी पार्टी नहीं कर पा रही। बीजेपी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद दोनों पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन दोनों ने जो है बराबर जो है युवाओं को भी धोखा देने का काम किया। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट के 15 दिन की लंबी छुट्टी पर चले जाने के बाद पिछले 5 दिनों से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड सेवा ठप पड़ी हुई थी। इस कारण दूर दराज से आने वाली गर्भवती महिलाओं व अन्य मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था तथा अल्ट्रासाउंड करने के लिए उन्हें चंपावत जिला चिकित्सालय या प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे और मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही थी। लोगों की समस्याओं को देखते हुए पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने सीएमओ चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल को लोगों की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर सीएमओ ने चंपावत के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप बिष्ट को हफ्ते में 2 दिन लोहाघाट अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करने के निर्देश दिए। के अंदर में स्पेशलिस्ट है हमारे और वहाँ पे रेगुलरली जो है अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, तो मरीजों को पता रहता है कि वहाँ पे रोज ही अल्ट्रासाउंड होते हैं। रोज होता है तो मरीज वहाँ पे उम्मीद से आता है काफी ज्यादा। अभी में भी जैसे हमारे हम अलग अलग टाइप के अल्ट्रासाउंड रहते हैं, गले के रहते हैं, ब्रेस्ट के रहते हैं और स्कॉटम वगैरह के रहते हैं, तो उनके लिए हम टाइम वगैरह देते हैं क्योंकि रेगुलर पेशेंट्स के साथ में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी में ऐसा हो रहा है कि वही मतलब चंपावत के जो जिला चिकित्सालय के मरीज भी जो है हमारे वो यहाँ पे आके दिखा रहे हैं अपने को। तो एक अनसर्टेनिटी के माहौल के अंदर में थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाती है। वहाँ का मरीज भी परेशान होता है, यहाँ का मरीज भी परेशान रहता है। रोज के जो है एएनसी मरीज कहीं ज्यादा है और नॉर्मल मरीज 2-3 मरीज करके नॉर्मल उसमें है रूटीन में इनके पास में। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने नवनियुक्त प्रशिक्षकों राजस्व उप निरीक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व उप निरीक्षक गांवों के स्तर तक प्रशासनिक और राजस्व सेवाओं की बुनियाद है, जिनका काम बहुआयामी और चुनौतीपूर्ण है। अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा अच्छे लोक सेवक के बुनियादी गुण हैं। इन्हें आत्मसात कर प्रशिक्षु भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करें। साथ ही यह भी कहा कि प्रशिक्षु पटवारियों को जिला स्तर पर पहली बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लिहाजा राजस्व विभाग के अधिकारी तय पाठ्यक्रम से संबंधित गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें। जनपद में राजस्व उप निरीक्षकों की नई तैनाती हुई है, उनके प्रशिक्षण का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। आज शुरुआत में परिचय का सत्र रखा गया था और इसके पश्चात व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसी संबंध में आज प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है और पूरा प्रशिक्षण करने के उपरांत इनको तैनाती दी जाएगी। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।